नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे वार्षिक परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 7वीं के हिंदी विषय के पेपर के बारे में, जो कि इस बार आपके जो वार्षिक परीक्षाएं हैं वो मार्च महीने में होने जा रही हैं। तो उसकी दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। और विद्यार्थियों, इस पेपर में जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं आपके एग्जाम में सपने वाले प्रश्न हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए। साथ ही चैनल आपका अपना है, कक्षा 7 के सभी विषय के पेपर यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे, तो उन पेपरों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए, पहला प्रश्न है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के रचयिता यानी लेखक कौन है। आपको बताना है हम पंछी उन्मुक्त गगन के ये पाठ हैं, इसके लेखक कौन है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा शिव मंगल सिंह सुमन, जिसको शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं, सुमन बोलते हैं। तो ऑप्शन ग रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आपके उत्तर है उनको मैंने लाल कलर में हाईलाइट कर रखे हैं। अगला है, लेखक ने नदियों और हिमालयों का रिश्ता बताया है। आपको बताना है कि लेखक ने नदियों और हिमालय है इनका रिश्ता कैसा बताया है, तो पिता पुत्र जैसा बताया है। तो ऑप्शन ग रहेगा इसका सही आंसर, पिता और पुत्री जैसा। अगला प्रश्न है, कठपुतली को दुख होता था। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा दूसरों के इशारों पर नाचने का है, वो कठपुतली को है वो दुख होता है दूसरों के इशारों पर नाचने का। तो अपना जो ऑप्शन है वो ख इसमें सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, चिंको को उठाकर सज्जों पर नीचे की ओर झांकने लगती थी। तो कौन झांकने लगती थी, युवतियाँ, यानी ऑप्शन ख इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, गुल्लेसा शब्द का अर्थ है, यानी गुल्लेसा जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। तो विद्यार्थियों, इसका अर्थ होता है झुंड सा, यानी जो टोली होती हैं उसे गुल्लेसा भी कहते हैं। अगला है आपके 6ठा प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें फर्स्ट प्रश्न है कि आकाश का साफा बांध कर, तो इसमें साफा लिखना है, यानी आपके कोष्टक में दिए हुए होंगे शब्द उनमें से ही आपको लिखना है। अगला है कि सूरज की शिलम खींचता बैठा, हम बहता जल पीने वाले, तो इसमें बहता भरना है। हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये खेला करती हैं, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे बंधे हुए। तो इस तरह से इसमें आपको रिक्त स्थान भरना है। 7वां प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको दाना मिलता है, पानी मिलता है, लेकिन वो खुश क्यों नहीं रह नहीं पाते हैं। तो विद्यार्थियों, उसका सही आंसर होगा हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बंधन में रहना पसंद नहीं है। पक्षियों को बंधन के अंदर रहना पसंद नहीं है। वे अपनी इच्छा अनुसार खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, बहता जल पीना और निबूरियों खाना भी पसंद करते हैं। तो पक्षी क्या अपनी इच्छा करते हैं कि खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, उनको बहता हुआ जल को पीना, निबूरिया यानी छोटे छोटे जो फल होते हैं उनको खाना, ये पक्षियों को पसंद होता है। अगला है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा कठपुतली के आगे पीछे धागे बंधे हुए थे, इसलिए वह दूसरों के इशारों पर नाचने के लिए विवश थी। उसे अपनी इस विवशता का दुख होता था और वह अपने पैरों पर खड़ा होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। वे अपने पैरों पर खड़ा होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, इसीलिए उन्हें गुस्सा आया। अगला है कि खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। तो विद्यार्थियों, आपको पता होगा आपके जो खिलौने वाला पार्ट है उसी का ये प्रश्न है। तो खिलौने वाले की मधुर और सुरीली आवाज़ सुनकर बच्चों में हलचल मच जाती थी। जैसे ही खिलौने वाले आता था, खिलौने आ गए, खिलौने ले लो, खिलौने ले लो, जिस तरह से आवाज़ वो लगाता था, तो बच्चों के अंदर है ना वो हलचल मच जाती थी। वे खेलों को छोड़कर, यानी जहाँ पर वो खेलते थे उन खेलों को छोड़कर घरों, गलियों और उद्यानों से उनके पास में खींचे चले आते थे। और इस हड़बड़ी में किसी की टोपी गिर जाती थी तो किसी के जूते उद्यान में ही छूट जाते थे। अगला प्रश्न है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का स्मरण इसीलिए आया क्योंकि मुरली वाला भी खिलौने वाले की तरह ही मधुर और मादक आवाज में मुरलियां बेच रहा था। खिलौने वाले जिस तरह से प्यार से आवाज लगा रहा था, वैसे ही मुरली वाला भी कर रहा था। अगला प्रश्न है, लेटर बॉक्स को सभी लाल
ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे, यानी लेटर बॉक्स था उसको सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर इसलिए पुकारते थे क्योंकि वह पूरा का पूरा लाल रंग में रंगा हुआ था, यानी लाल कलर में वो रंगा हुआ था। साथ ही वह चोरी चोरी सबकी चिट्ठियां पढ़कर समाज के लिए एक चिंतित भी रहता था, तो इसलिए। अगला है, कवि ने अंधकार की तुलना किससे और क्यों की है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा कवि ने अंधकार की तुलना भेड़ों के गले से की है, क्योंकि जिस प्रकार भेड़ों के झुंड भेड़ों के एक दूसरे से सटकर इकट्ठा हो जाती है, उसी प्रकार शाम को अंधकार भी चारों ओर फैल जाता है। तो इस तरह से उन्होंने भेड़ों के जो झुंड होता है उनसे तुलना की है। अगला प्रश्न है कि अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नज़रें नीचे क्यों थी। तो विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी माँ से झूठ कहा कि वह याचुकी चान से मिलने उसके घर डेनेन सोफू जा रही है। तोतो चान में आत्मविश्वास पहले जैसा नहीं था, यानी उसमें विश्वास ही नहीं था पहले जैसा। इसी कारण से वह अपनी माँ की नज़रों से नज़रें मिलाकर बातें नहीं कर पा रही थी, उनकी नज़रें है वो नीचे थी। अगला प्रश्न है, रहीम ने कवार के बादलों की तुलना किससे और क्यों की है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा रहीम ने कवार के बादलों की तुलना उन लोगों से की है जो पहले अमीर थे लेकिन अब वे गरीब हो चुके हैं। जैसे कंवार माह में बादल केवल गरजते हैं पर बरसते नहीं, ठीक उसी प्रकार अमीरी से निर्धन हुए व्यक्ति केवल दिखावे के रूप में अमीरी की बात करते हैं जबकि भीतर से खोखले होते हैं। अगला प्रश्न है, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है। आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी तिलमिला उठा और बेचैन हो गया, यानी बहुत अरे इस तरह से तिलमिला उठा और बेचैन हो गया क्योंकि उनकी आंख लाल होकर दुखने लगी थी और जिससे उनका पूरा का पूरा सारा जो घमंड था ना वो चूर चूर हो गया था। अथवा में इसमें में रहेगा, घमंडी की आंख में से तिनका निकालने के लिए उनके पास लोगों ने क्या किया तो वो आपको बताना है। अगला है, खान पान की बदलती तस्वीर पाठ में क्या संदेश दिया गया है, आप जरूर लिखिएगा। और 17वां प्रश्न है, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी, तो वो आपको बताना है। और इसके बाद में 18वां प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। माखन रोटी हाथ में लेनी गौवन के रखवारे, इसका आपको क्या करना है, अपने शब्दों में इसका आशय बताना है। तो गायों के रखवाले अर्थात ग्वाल बाल अपने हाथों में रोटी और मक्खन लिए हुए गायों को चराने के लिए जाने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़े हैं। तो इस तरह से ये है इसमें। अगला है, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन आते ही मीरा को कृष्ण के आने की भनक लग गई है। अगला है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश आपके सर के ऊपर निर्भर करेगा, सर देते हैं या फिर नहीं, क्योंकि आपके पेपर है वो स्थानीय विद्यालय के हिसाब से बनेंगे। तो ऐसे में आपके निबंध ये गद्यांश आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये गद्यांश आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। प्राचीन काल से मानव समाज में रह रहा तथा व्यक्ति समाज की एक इकाई है, यानी व्यक्ति वाला है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं आपको प्रभावित करती हैं, वो आपको बताना है। कुंवर सिंह का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है, वो आपको बताना है। और 23वां प्रश्न है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। अथवा में ऑप्शन रहेगा, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना। दोनों में से एक आप अच्छे से याद कर लीजिए। और अंतिम प्रश्न रहेगा, किसी एक विषय के ऊपर 200 शब्दों में निबंध लिखना है। मेरा प्रिय खेल, रंगों का त्योहार होली, मेरे प्रिय शिक्षक, स्वच्छ भारत अभियान। तो विद्यार्थियों इस तरह से ये आपके कुल 24-25 प्रश्न आने वाले हैं। विद्यार्थियों मैंने पूरा पेपर आपको बताया है, बिल्कुल इसी टाइप का पेपर आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। अगला पेपर कौन से सब्जेक्ट का सही है आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को आपके मित्रों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आपके अपने सर उदय सर को दीजिए अनुमति। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।